सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 5 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस नाम से अपना पहला एआई पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर लॉन्च किया है? तो आंसर होगा सारा। यहां पे सारा की भी फुल फॉर्म दी गई है, स्मार्ट एआई रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। तो ये WHO ने अपना पहला एआई पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर लॉन्च किया है और इसका नाम सारा इन्होंने रखा है। तो ये एक तरह का हेल्थ प्रोमोटर हो गया। तो क्या काम करेगा? मतलब ये डिजिटली गुड हेल्थ को प्रमोट करेगा और ये बताएगा कि आप क्या खाएं क्या ना खाएं। जैसे कि अगर कोई स्मोकिंग करता है तो आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, वो हेल्थ के लिए खराब होता है, उसको आपको कैसे छोड़ना है और कैसे आपको अपनी गुड हेल्थ मेंटेन करनी है, ये सब बताएगा ये। और इसका नाम सारा रखा है और ये 24 आवर अवेलेबल होगा। आप कभी भी किसी भी समय कुछ भी इससे पूछ सकते हैं, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड ही क्वेश्चन आप पूछे। ऐसा नहीं कुछ भी पूछने लग रहे हैं कि बताओ सारा मेरी नौकरी कब लगेगी, बताओ सारा मेरी शादी कब होगी। ऐसा नहीं होगा भैया। तो हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई भी आपको समस्या है तो आप पूछे और इससे आप 8 भाषाओं में बातचीत कर पाओगे। तो देखो ना, नाम से ही क्लियर है, एक डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर है, गुड हेल्थ को प्रमोट करेगा ये और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है और ये WHO का पहला है इस तरह का। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। पहले तो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आ रहा है तो वैसे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, पहले WHO की हम बात कर लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती है 1948 में, 7 अप्रैल 1948। अभी आप 7 अप्रैल को क्या मनाते हो? वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हो। और हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड हो गया और इसके हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम है। अब आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, आप लोग देख रहे होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से महीने में 2-3 प्रश्न तो हमें देखने को मिलते ही है। कभी कुछ नया आ रहा है, कभी कुछ नया आ रहा है। तो अब यहां से प्रश्न भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, क्रेक एग्जाम चैनल पे पहली बार करंट अफेयर्स देख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही खतरनाक चीज में लेकर के आ रहा हूं। और अगर रेगुलर आप करंट अफेयर्स यहां पे पढ़ते हैं तो आपको पता ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जितने भी अभी तक आपके प्रश्न बने हैं पिछले 1 साल में, वो सारे आपको यहाँ पे मैं रिवाइज करवाने वाला हूं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है, भारत ने विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या है? इंद्रजाल है। खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एआई आधारित ओरोन विमान को किसने लॉन्च किया था? इजराइल ने। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? केरल के कैपिटल तिरुवनंतपुरम में और उसका नाम था शांतिगिरी विद्या भवन। मध्य प्रदेश ने जस्ट टास्क नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया था और मेटा, जिसे पहले आप फेसबुक कहते थे, अभी इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर एआई आधारित एक भाषा मॉडल लामा 2 को लॉन्च किया था। किस राज्य ने एआई आधारित न्यूज एंकर लीसा को लॉन्च किया? तो उड़ीसा ने। एलन मस्क ने एआई आधारित स्टार्टअप एक्स एआई लॉन्च किया था ओपन एआई को काउंटर करने के लिए। किस यूनियन टेरिटरी ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया? तो जम्मू कश्मीर ने। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक एआई निवेश वाले देशों की सूची जारी की थी, जिसमें भारत को 5वें स्थान पर रहा था। टॉप पे अमेरिका है। किसने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट जुगलबंदी को लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। मैंने आपको साथ में बताया कि माइक्रोसॉफ्ट, याद रखना, स्थानीय भाषाओं को प्रमोट करने के लिए इसने प्रोजेक्ट एलोरा लॉन्च किया था। और जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज को किसने लॉन्च किया था? इन्फोसिस ने। और ओपन एआई, जो कि एक अमेरिकी कंपनी है, इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर के चैट जीपीटी लॉन्च किया था। यहाँ पे जीपीटी का मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। और इसी से संबंधित एक और अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स का प्रश्न अभी हमने पढ़ा था कि ये दोनों आपस में मिलकर के एक एआई सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं। चलो उस सुपर कंप्यूटर का नाम आप लोग बताओ कमेंट में, क्या है उसका नाम। बाकी रशिया ने चैट जीपीटी को देख करके गीगा चैट लॉन्च किया था और गूगल ने किस नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया था? तो बार्ड नाम से। एआई के गॉडफादर फ्रिहिंटन को। बाकी एआई सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मेलन ये हुआ था यूके के ब्लेचले में और यहीं पे ब्लेचले घोषणा पत्र यानी कि ब्लेचले डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर हुए थे। तो प्रश्न बन सकता है कि ब्लेचले घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो एआई सुरक्षा से। और गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी एआई को भी लॉन्च किया था, ये भी याद रखना। अच्छा, किस एआई ने पीएम मोदी के भाषणों का तमिल में अनुवाद किया था? तो भाषिणी एआई ने। कहाँ पे? जो वाराणसी में काशी तमिल संगम हुआ था वहां पे। सुप्रीम कोर्ट ने एआई आधारित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण को लॉन्च किया था, जिसका नाम सुभाष है।
और ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल लॉन्च किया था जिसका नाम कृत्रिम है। और यही मैं आपको बता दूं, ये देश का पहला एआई यूनिकॉर्न भी बना था कृत्रिम। और दुनिया की पहली एआई रोबोट एक कंपनी में सीईओ बनी थी, उस रोबोट का नाम मीका है और उस कंपनी का नाम डिक्टेडोर है, कोलंबिया की जो कंपनी है। और ये प्रश्न अभी एग्जाम में पूछा गया था। और साथ में ये भी मैं आपको बता दूं इस रोबोट को किस कंपनी ने बनाया, तो हैंसन नाम की कंपनी ने बनाया है। ये वही कंपनी है जिसने सोफिया नाम के रोबोट को बनाया था। फिर आपसे पूछ रहे हैं किसने एआई ओडिसी प्रोग्राम को लॉन्च किया, तो माइक्रोसॉफ्ट ने। और केंद्र सरकार ने शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एआई आधारित एप्लीकेशन लॉन्च किया था, तो अनुवादिनी। और भारत की पहली एआई सिटी ये बनेगी लखनऊ। देश का पहला एआई और रोबोटिक्स पार्क ये कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो बेंगलुरु में। और एआई पे एक बुक आई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नाम की बुक आई थी। इसको विजय खरे और अमित सिन्हा ने लिखा। इसको लॉन्च किया था हमारे जो चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ हैं, सीडीएस हैं, अनिल चौहान ने। और भारत की पहली एआई टीचर है आइरिस, कहाँ पे, केरल का जो केटी सिटी स्कूल है वहां पे। रिलायंस या हनुमान नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च करेगा। और दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है डेविन, किस कंपनी ने बनाया, कॉग्निशन नाम की कंपनी ने, अमेरिकी कंपनी है। और जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था वो ये रहा उसका उत्तर। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई ने साथ मिलकर के एक आर्टिफिशियल सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं जिसका नाम है स्टारगेट। एक बुक आई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही, कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ एआई। इस बुक को याद रखना, मधुमिता मुर्गिया ने लिखा है। और किस राज्य ने एआई केंद्र स्थापित करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ समझौता किया, तो कर्नाटक। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में भारत ने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता था। और एआई में भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए किसने IMPEL एआई प्रोग्राम लॉन्च किया, तो माइक्रोसॉफ्ट ने। और जिनी एआई प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था गूगल ने। तो आप देखेंगे इस एक ही प्रश्न में मैंने आपको लगभग 25 से 30 प्रश्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित करा दिए हैं। मतलब पूरा एक टॉपिक, पूरे एक साल के सारे प्रश्न यहाँ पे मैंने आपको कवर करवा दिए। और मैं आपको बार बार रिवीजन इसीलिए करवाता हूँ ताकि आधी से ज्यादा चीजें आपको इसी सेशन में याद हो जाए। बाकी जो बची हुई चीजें करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास में आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ, उसमें आपकी कवर हो जाएंगी। मतलब सारी चीजें मैं आपको यहीं पे याद करा दूं, यही हमारा लक्ष्य है, और वो भी कम से कम समय में। तो प्लीज अगर सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर करा करें, दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर दें। इससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है, मुझे भी अच्छा लगता है। आज के वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 7000 लाइक का, तो वीडियो को लाइक करना जरूर याद रखना। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 5 अप्रैल को। तो हर साल 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंग्लिश में बोलोगे तो इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइन। तो ये दिन लोगों को आत्मचिंतन करने, अपने विवेक का पालन करने और सही काम करने के स्मरण में मनाया जाता है। थीम रही है प्रेम और विवेक के साथ शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना। पहली बार इस दिन को 2020 में मनाया गया था, तो इस बार ये इसका 5वां संस्करण हो गया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस है ये। अच्छा, अभी अप्रैल में कौन कौन से दिवस हम मना चुके हैं, तो एक तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया, 4 अप्रैल को खदान जागरूकता दिवस मनाया, और अब ये 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो ये अप्रैल के 3-4 दिवस हमारे पास इकट्ठे हो गए, इनको याद करते हुए चलना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी फोर्ब्स की बिलियनियर्स लिस्ट 2024 में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर है, तो आंसर होगा 9वें स्थान पे। तो अभी फोर्ब्स ने वर्ल्ड बिलियनियर्स 2024 की लिस्ट जारी की है, और इस लिस्ट के अनुसार लुई वुटान के जो चेयरमैन है बर्नार्ड अर्नोल्ट, वो 223 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और इस लिस्ट में दुनिया के टॉप 10 अमीरों में रिलायंस ग्रुप के जो चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी, वो इकलौते भारतीय हैं, वो इस लिस्ट में 9वें स्थान पर हैं, जिनकी संपत्ति 116 अरब डॉलर बताई गई है। तो दुनिया में सबसे अमीर कौन, बर्नार्ड अर्नोल्ट। दूसरे स्थान पे एलन मस्क, और तीसरे स्थान पे अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस बताए गए। और वहीं दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपतियों की संख्या के मामले में बात करेंगे तो भारत तीसरे स्थान पर है, जबकि 813 अरबपतियों के साथ अमेरिका इस लिस्ट में भी टॉप पर है। आपको याद है अभी कुछ समय पहले ही हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, बिलियनियर्स कैपिटल ऑफ एशिया, तो ये कौन सा बना था, मुंबई बना था। मतलब एशिया में सबसे ज्यादा जो बिलियनियर्स हैं वो कहाँ पे रहते हैं, तो आपको मिलेंगे मुंबई में। उसी तरह से वर्ल्ड लेवल पे बात करोगे तो बिलियनियर्स कैपिटल ऑफ वर्ल्ड ये न्यूयॉर्क है।
तो वो भी याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए अभी कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आंसर होगा मिथ वर्सेस रियलिटी प्लेटफॉर्म। तो लोकसभा चुनाव के दौरान किसी भी तरह की झूठी सूचनाओं और अफवाहों से निपटने के लिए अभी मिथ वर्सेस रियलिटी नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है निर्वाचन आयोग ने, जिसमें वह ऐसी प्रत्येक सूचनाओं को प्रदर्शित करेगा और साथ ही इसकी सच्चाई के बारे में भी बताएगा कि ये सच है या फेक है। क्योंकि आपको पता है बहुत सारी फेक न्यूज़ेज आती है और आपको ये भी पता है कि ऐसी न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैलती है। इससे जो चुनाव होते हैं वो भी बहुत खासे प्रभावित होते हैं। तो अगर चुनाव से संबंधित कोई भी ऐसी जानकारी है जो आपको चाहिए, आपको पता करना है कि ये रियल है या फेक है, तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो प्लेटफॉर्म का नाम है मिथ वर्सेस रियलिटी प्लेटफॉर्म। निर्वाचन आयोग ने इसको लॉन्च किया है। वहीं भारतीय निर्वाचन आयोग की अगर बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को और इसीलिए आप लोग 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हो। और इसके बारे में आपको भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक आपको मिलेगा। इसके जो वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है? राजीव कुमार है, 25वें नंबर के। पहले कौन थे? फर्स्ट नंबर के सुकुमार सेन थे। और पहली महिलाओं में पूछेंगे तो वो कौन थी? वीएस रमा देवी थी। और अभी इसके दो नए चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर भी बने थे, उनके नाम क्या है? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू है। और कुछ 2-4 एप्लीकेशन हाल ही में इन्होंने लॉन्च की है, जैसे कि सक्षम एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। उद्देश्य था मतदान में दिव्यांगजनों को सुविधाएं उपलब्ध कराना। सी विजिल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। गरुड़ एप्लीकेशन लॉन्च किया था। एनकोर नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था। अभी नो योर कैंडिडेट नाम से भी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था। और निर्वाचन आयोग ने भी राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन किसे बनाया था? तो ये शीतल देवी को बनाया था। ये पैरा तीरंदाज है। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला, लीगल करने वाला यूरोप का तीसरा देश कौन सा बना है? तो आंसर होगा जर्मनी। तो अभी जर्मनी, ये भांग यानी कि जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हो कैनबिस, इसको लीगल बनाने वाला यूरोप का ये तीसरा देश बन गया, या यूं कहूं कि सबसे बड़ा यूरोपीय देश बन गया है जर्मनी। तो इस नए कानून के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र के युवाओं को अब 25 ग्राम सूखा गांजा ले जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा अपने अपने घरों पर 3 मारीजुआना पौधों की खेती करने की भी अनुमति मिल गई है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भांग को लीगल करने वाला पहला यूरोपीय देश बना था माल्टा, फिर बना था लग्जमबर्ग और अब ये तीसरा बन गया है जर्मनी। अब बात जर्मनी की है तो ये रहा मैप में जर्मनी। कैपिटल इसकी होती है बर्लिन, करेंसी है यूरो और इसके चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्स। आपको याद होगा जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को लॉन्च किया था और दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को भी इसी ने लॉन्च किया था, जर्मनी ने। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ना कि एशिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को किसने लॉन्च किया था, तो चाइना ने। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो आंसर होगा साउथ कोरिया ने। तो अभी साउथ कोरिया के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य यानी कि आर्टिफिशियल सन में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान ये 48 सेकंड तक मेंटेन करने का अभी रिकॉर्ड बनाया है। ये तापमान सूर्य के कोर से 7 गुना ज्यादा है। मतलब सूर्य के कोर का जितना तापमान होता है उससे 7 टाइम्स ये यहाँ का तापमान इन्होंने जनरेट किया, वो भी 48 सेकंड तक इतना मेंटेन रखा। और इस आर्टिफिशियल सन का नाम है के स्टार। के स्टार का मतलब हो गया कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामेक एडवांस रिसर्च। अब इन लोगों का अगला लक्ष्य क्या है? 2026 तक इस 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान को 300 सेकंड तक बनाए रखना। इससे पहले लास्ट इन्होंने 2021 में 30 सेकंड तक इसको मेंटेन किया था, अभी 48 सेकंड तक कर दिया। अब टारगेट कर रहे हैं 300 सेकंड का। तो चीजें ऐसे ही टारगेट की जाती है। हमेशा कंपटीशन करना है ना तो दूसरों से नहीं करना है, अपने आप से कंपटीशन करना है। कि यार कल मैंने जैसे कि क्विज लगाई थी, कोई भी मंथली क्विज लगाई या कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का कुछ भी पढ़ा, कल मैंने इतना करा था स्कोर, अब मैं नेक्स्ट टाइम जब टेस्ट लगाऊंगा तो कम से कम मेरे इतने मार्क्स से तो ज्यादा ही आने चाहिए, चाहे वो आधा मार्क्स ही ज्यादा क्यों ना हो। तो ये पॉजिटिव कंपटीशन होता है। खुद से कंपटीशन रखना है, किसी और से नहीं रखना है। किसी और से कंपटीशन रखोगे तो हो सकता है कभी आप दुखी भी रहो या हमेशा आप दुखी रहो।
क्योंकि दूसरे के बारे में हमें नहीं पता, वो कब से तैयारी कर रहा है, कितना पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, हमें अपने बारे में पता है। तो हमेशा कंपटीशन अपने आप से रखो, कभी आप दुखी भी नहीं रहोगे और पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ते रहोगे। अच्छा, अगर इस डिवाइस की बात करें तो इस डिवाइस में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यानी कि नाभिकीय संलयन से सूर्य की तरह ऊर्जा बनाई गई है, क्योंकि आपको पता है सूर्य में भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से ही ऊर्जा बनती है। देखो, मुख्य रूप से दो तरह की रिएक्शन होती है। एक तो न्यूक्लियर फिजन होता है, नाभिकीय विखंडन जिसमें टूटता है, और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन जिसमें जुड़ते हैं। तो जो सूर्य में ऊर्जा बनती है वो किस प्रोसेस के थ्रू बनती है? न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू बनती है। और न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ पे काम आता है? तो ये प्रिंसिपल आपका काम आता है एक तो परमाणु बम में। परमाणु बम के जनक कौन कहे जाते हैं? ओपेनहाइमर। अभी बड़े फेमस प्रश्न बन सकता है क्योंकि इनके ऊपर मूवी बनी है, ऑस्कर मिला इसे, तो ये याद रखना। और एक ये प्रिंसिपल आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में भी, जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होता है। न्यूक्लियर फिजन का, फिर से बोल रहा हूँ, सूर्य में जो ऊर्जा बनती है या इस डिवाइस में जो प्रिंसिपल यूज किया गया वो न्यूक्लियर फ्यूजन का है, नाभिकीय संलयन का। अच्छा, अगर मैं पूछूं भारत के सूर्य मिशन का नाम क्या है, तो आदित्य L1 है। बाकी देखो, बात यहाँ पे साउथ कोरिया की है, तो ये रहा मैप में साउथ कोरिया। कैपिटल सियोल है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, प्रेसिडेंट है यून सियोल। अभी आपको याद होगा लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन ये यहीं पे हुआ था, साउथ कोरिया में ही। अभी साउथ कोरिया ने डॉग मीट को बैन कर दिया था। दुनिया की सबसे कम फर्टिलिटी रेट, प्रजनन दर, ये यहीं की है। एक नूरी नाम का रॉकेट याद रखना, ये साउथ कोरिया का है। और साउथ कोरिया ये पहला एशियन कंट्री बना था नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन करने वाला। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको कहते हैं 38th डिग्री पैरेलल। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट साउथ कोरिया से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में एक वाहन एक फास्टैग नियम ये कब लागू हुआ? तो आंसर होगा 1 अप्रैल 2024 को। तो 1 अप्रैल 2024 से नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का वन व्हीकल वन फास्टैग नियम लागू हो गया है। तो ये कई व्हीकल के लिए एक ही फास्टैग के इस्तेमाल, या फिर यूं कह दूं कि एक ही व्हीकल से कई फास्टैग के इस्तेमाल को रोकने के लिए ये नियम लागू किया गया है। मतलब होता क्या था, अभी तक एक ही जो फास्टैग है ना उसको कई गाड़ियों में इस्तेमाल करते थे, या एक ही गाड़ी में कई तरह के फास्टैग को इस्तेमाल करते थे। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब एक व्हीकल के लिए एक ही फास्टैग इस्तेमाल किया जा सकेगा। फास्टैग आपको पता है भारत में टोल कलेक्शन की इलेक्ट्रॉनिक सर्विस है जिसे नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑपरेट करता है। जब आप अपनी गाड़ी लेकर के जाते हो, 4 व्हीलर की बात कर रहा हूँ, 2 व्हीलर या 3 व्हीलर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो 4 व्हीलर में क्या होता है, आपने देखा होगा जो टोल प्लाजा होते हैं, जो टोल नाका होता है, पहले आपको वहां पर रुकना होता था, फिर आपको कैश देना होता था, पर्ची बनती थी। लेकिन अब ये फास्टैग आने से क्या होता है, अब वहां पर रुकने का काम नहीं है, आपकी जो आगे की स्क्रीन होती है कार की, उसके ऊपर ये फास्टैग लगा दिया जाता है और वहां पे ये दूर से स्कैन हो जाता है और आपका जो बैंक अकाउंट है वहां से पैसे ऑटोमेटिकली कट जाते हैं, आपको वहां रुकना नहीं पड़ता और फटाक से आप निकल जाते हो। ये सुविधा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो टोल पेमेंट के लिए ये जो फास्टैग है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है। अच्छा, देश में फास्टैग स्कीम की शुरुआत ये कब हुई थी? ये 2014 में हो गई थी। ध्यान रखना ये पॉइंट। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ये कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 121वें स्थान पे। तो फीफा ने अभी अपनी रैंकिंग जारी की है जिसमें बताया कि भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ये 121वें स्थान पर है, जो पिछले 7 सालों में भारत की सबसे खराब रैंक है। अच्छा, ये तो आप सोचोगे कि मान लिया चलो 7 सालों में भारत की सबसे खराब रैंक हो गई है 121, अभी तक भारत की सबसे अच्छी रैंक क्या रही होगी? ये अगर आप जानना चाहो तो मैं आपको बता दूं, अभी तक सबसे अच्छी रैंक हमारी रही है 94, वो भी 1996 में रही थी। और अगर बात करें फीफा रैंकिंग में नंबर 1 पे कौन है? हमेशा की तरह अर्जेंटीना नंबर 1 पे बना हुआ है। और फुटबॉल की बात है तो आपको याद होगा अभी संतोष ट्रॉफी 2023-24 का आयोजन हुआ था जिसको सर्विसेज ने जीता था गोवा को हरा करके। और अभी जो लास्ट डूरंड कप हुआ था 132वां संस्करण था, कोलकाता में हुआ था ना, उसको मोहन बागान ने जीता था ईस्ट बंगाल को हरा करके। और अगर आपसे पूछें कि बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया था, मैरी एयरअप्स को, इंग्लैंड की गोलकीपर है। और यहीं पे बेस्ट टीम ऑफ द ईयर चुना गया था मैनचेस्टर सिटी को। बीबीसी मतलब होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, जिसके अभी नए हेड भी बने थे, वो भी भारतीय मूल के हैं, तो नाम याद रखना, समीर शाह। और अभी आपको याद होगा 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 जो हुआ था सऊदी अरब में, उसको मैनचेस्टर सिटी ने ही जीता था।
उसके अलावा अभी बैलन डियोर पुरस्कार ये दिया गया था पुरुषों में तो लियोनल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के हैं, और महिलाओं में एटना बोनमार्टी को, जो कि स्पेन की है। और फुटबॉल की बात है तो फीफा की बात करते हैं। स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड हो गया और प्रेसिडेंट है गियानी इन्फिनिटो। फुटबॉल से संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज देखें तो रोवर्स कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, सुब्रतो कप हो गया, डूरंड कप हो गया, आशुतोष कप हो गया, मर्डेगा कप हो गया। तो ये सारे फुटबॉल से संबंधित हैं। एक फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर होते हैं? याद रखना 11 होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा बाल्को। तो छत्तीसगढ़ के कोरबा में वेदांता एल्यूमिनियम की एक इकाई है, एक यूनिट है ये बाल्को। बाल्को मतलब होता है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जो अभी ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी बन गई है। ASI का मतलब क्या हो गया? एल्यूमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव। तो इसने इसे एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट दिया है और ये सर्टिफिकेट पाने वाली ये पहली भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी बन गई है। बाल्को इसका नाम है, इसीलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और ये सर्टिफिकेट इसे क्यों मिला? आप पूछोगे और को क्यों नहीं मिला, ऐसा क्या कर दिया इसने? तो इसने एक तो एल्यूमिनियम मूल्य में स्थिरता रखी है, ग्रीन हाउस गैसेस का कम उत्सर्जन किया है और जैव विविधता भी इससे कम प्रभावित हो रही है। यही इसके मुख्य कारण है कि इसको ये सर्टिफिकेट दिया गया। और मैंने कहा ये सर्टिफिकेट पाने वाली ये पहली भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी बन गई है, इसलिए प्रश्न हमने पढ़ा है। बाल्को की स्थापना की बात करें 1965 में होती है और हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में मिलेगा, ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, वर्ल्ड बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो आंसर होगा 7.5%। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने 2024 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 7.5 की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1944 में। आपको याद होगा वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों की स्थापना 1944 में ही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। और आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को ही वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, पहले इसको IBRD कहा जाता था। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में हो गया और इसके अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं। और कुछ रिपोर्ट्स ये जारी करता है, कुछ इंडेक्सेस ये जारी करता है, जैसे कि एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट हो गया, रेमिटेंस रिपोर्ट हो गया। और पहले ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता था, उसने बंद कर दिया और अब उसकी जगह ये बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जारी कर रहा है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स हो गया, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स हो गया। और अभी आपको याद होगा वर्ल्ड बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक कहाँ पे हुई थी? मोरक्को के मराकेश में। तो ये भी ध्यान में रखना। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार फिर से आपको याद दिला रहा हूँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों में एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना प्लीज। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप होता है फेसबुक पे, वहां पे एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। और देखो, वैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, हमारी जो एप्लीकेशन है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन, जहाँ पे आप क्विज लगाते हो, PDF वगैरह आपको मिलती है। मैंने आपको बताया अभी हमारी जो पुरानी एप्लीकेशन है ये बंद हो रही है, नई आप लोगों के लिए एप्लीकेशन आप ही लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। अभी मेरे हाथ में तो है नहीं, मैंने डेवलपर को दे रखा है, पैसे दे दिया, वो बना करके दे रहे हैं, तो टाइम तो लगता है चीज़ों में। और मैं क्विज अभी पुरानी वाली में इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि नई आ जाएगी तो मुझे वापस से उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी आपको जो PDF है वो जब तक नई नहीं आ जाती, PDF आपको पुरानी में मिलती रहेगी। और कब तक आ जाएगी एप्लीकेशन? तो लास्ट टाइम मेरी जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 8 तक मान के चलो। फिर भी देखो चीज बन के आ रही है तो 2-3 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो इतना हम लेकर के चलते हैं। तो आप घबराओ मत हो, जब नई एप्लीकेशन आ जाएगी वहां पर भी मैं आपको सारी क्विज और जो भी PDFs हैं वो अपलोड करवाऊंगा। जनवरी से मैं खुद अपलोड करूंगा, मैं खुद टाइप करता हूँ चीज़ों को। आपको पता है मेरे पास कोई टीम वगैरह नहीं है, जो भी काम करना होता है मुझे करना होता है। तो जनवरी से ही, पुराना तो नहीं, जनवरी से ही मैं आपको सारी चीज़ें फिर से अवेलेबल कराऊंगा। जो भी क्विज हो गया, जो भी PDF हो गया, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। फिर भी आप लोग कमेंट करके पूछते हो, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं शायद वीडियो नहीं देखते हो, इसलिए पता नहीं चलता है क्या बात है। तो चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने? तो संजय नायर। फिर आपसे पूछा वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा? 21,083 करोड़ रुपीज। फिर पूछा राष्ट्र पुरुष खो-खो चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? महाराष्ट्र ने जीता। फिर पूछा यूरोपीय शेंगेन यात्रा क्षेत्र में कौन सा देश शामिल हुआ? तो रोमानिया और बुल्गारिया। फिर पूछा खदान जागरूकता दिवस मनाया गया 4 अप्रैल को।
फिर पूछा अभी किसने स्कोर्स 2.0 एप्लीकेशन को लॉन्च किया, तो सेबी ने। फिर पूछा वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो प्रबंधन के मामले में कौन सा भारतीय बंदरगाह टॉप पे रहा, तो पारादीप बंदरगाह जो उड़ीसा में है। फिर पूछा अभी विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट पेरेज का निधन हो गया, वे किस देश के थे, वेनेजुएला। और आखिरी प्रश्न पूछा था किस संगठन को नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 मिला, तो आंसर होगा REC लिमिटेड। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा हरियाणा ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।